रहेगा सरकार का? आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री को। आज बजट सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं संसद भवन से, जहां आज संसद के बजट सत्र का आरंभ हो रहा है और इस बजट सत्र में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंच गए हैं। ये बजट सत्र कई मायनों में सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण भी रहेगा, क्योंकि आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है सरकार को कई हल भी सामने रखने हैं। लेकिन क्या रहेगा सरकार की रणनीति, क्या एजेंडा रहेगा सरकार का? आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री को। आज बजट सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साथियों, हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है। साथियों, ये देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश
जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होके रहेगा 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। हमारा युवा देश है, युवा शक्ति है और आज जो 20-25 साल की आयु के नौजवान है, जब वे 45-50 साल के होंगे तब वो विकसित भारत का सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं। उम्र के उस पड़ाव पे होंगे, नीति निर्धारण की व्यवस्था में उस जगह पे बैठे होंगे कि वे गर्व के साथ आजादी के बाद जो शताब्दी शुरू होगी, एक विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसलिए ये विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति का प्रयास, ये अथाग मेहनत, आज जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा बनने वाली है। जो लोग 1930 में, 42 में आजादी के जंग में जुट गए थे, पूरी देश की युवा पीढ़ी खप गई थी आजादी के जंग में, और उसके फल 25 साल के बाद जो पीढ़ी आई उसको नसीब हुए।
उस जंग में जो नौजवान थे उनको नसीब हुई। आजादी के पूर्व के वो 25 साल आजादी के जश्न मनाने का अवसर बना। वैसे ही ये 25 वर्ष समृद्ध भारत, विकसित भारत, ये संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से शिखर तक पहुंचने का देशवासियों का इरादा। और इसलिए बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। विशेष करके जो युवा सांसद है उनके लिए तो सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो आज सदन में जितनी जागरूकता, जितनी भागीदारी बढ़ाएंगे और विकसित भारत के जो फल है वो तो उनकी नजर के सामने देखने को मिलने वाले हैं। और इसलिए युवा सांसदों के लिए एक अनमोल अवसर है। साथ में मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे, और यहां उसको हवा देने वालों की तो कमी नहीं है। ये पहला सत्र में पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे और वहां मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं। Right. Hello, everyone. All right, it's fantastic to be back here in India and back here in Bengaluru. It's always unbelievable to come back and see the energy and the excitement, especially at a time like this. You know, we're perhaps entering this next phase where we're going to go from talking about AI and admiring some of the new capabilities, whether they're in infrastructure or in models, to doing things with AI that are bold and big. And that's, to me, what's really in the air when I come here and I see people excited about what's happening and what you're doing. So I wanted to spend, the next half hour or so just giving you at least what I see out there as the possibilities and what we at Microsoft are focused on in terms of building platforms. Because at some level, to me, Microsoft has always been fundamentally about two things. We're a platform company and we're a partner company. And even in the age of AI, that's what's going to be true. But whenever you talk about these platforms and platform shifts, I think I lost my, okay. You always need to be grounded in what's the foundational force that's driving the platform shift. In fact, when I look back even my 35 years in tech, it's been about one fundamental force, which has been Moore's Law.
I always recount, Bill used to bring a bunch of us together every year, and he would just literally put the Moore's Law and then what's happening with memory and say, go fill it with software. That was just the single instruction to the entire company. And it's very true even today, right? When you think about the scaling laws that are powering AI and pre-training in particular, it's really Moore's Law at work again. And it started in 2010 with DNNs and then obviously the GPUs. They inflected again perhaps with transformers just because of the efficiency of data parallelism with transformers. And what was happening perhaps of doubling of capacity every 18 months, it started to double every 6 months. That's really what the scaling laws were. And by the way, there's all this debate, what's happening with scaling laws for pre-training, will they continue, have we hit the wall? We fundamentally believe the scaling laws are absolutely still great and will work and continue to work, but they do become harder, right? As the sizes of data become higher, the parameter counts become higher, the systems problems are bigger. So these synchronous data parallel workloads are new workloads, and so therefore that will continue. But the more interesting thing